नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा अपने वीडियोस में किसके बारे में बात करते हैं, रेड फ्लैग्स के बारे में। यानी कि कंपनी के अंदर रेड फ्लैग है, यानी कि कंपनी के अंदर कोई स्कैम चल रहा है, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सारी चीजें आपको एक दूसरे से कनेक्ट करनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। अगर आप कंपनी के रेड फ्लैग्स को पकड़ते हैं तभी आप समझ पाएंगे कि कंपनी कितना ग्रोथ हो पाएगी। आप समझ लीजिए कोई रेड फ्लैग है और वो मतलब किसी स्टॉक पे 5% या 10% का इम्पैक्ट देगा, यानी कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कंपनी में रेड फ्लैग है तो है क्या। तो क्या होता है, इससे आप चीजों को जज कर पाते हैं कि फ्यूचर में अगर ये रेड फ्लैग ऐसे ही रहा या फिर इसमें कुछ और चीजें ऐड होती गई तो क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी, क्या यहाँ से स्टॉक प्राइस बढ़ पाएगा, या फिर प्रमोटर्स यहाँ से अपने स्टॉक को सेल करके भाग जाएंगे और यहाँ पे एक रिटेलर्स फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको ना स्टॉक्स में जाके रेड फ्लैग को देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी में अगर कोई कमी है या फिर कहीं कुछ नंबर्स हमें बताना चाह रहे हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक पे। अब आप सोचेंगे कि हम रेड फ्लैग कैसे ढूंढे, तो वही चीज आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कब और कैसे रेड फ्लैग को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे आप देख सकते हो। सबसे पहले आप ये देखिए कि कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटल कितना है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है कोई मार्केट कैपिटल या फिर एकदम मिड का है, मिड कैप है, तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में कंपनी काफी ज्यादा छोटी होती है, तो यहाँ से उसका बड़ा रेवेन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बनने के लिए उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप यहीं पे पैसा डाल देंगे तो हो सकता है इधर मैनिपुलेशन आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको देखना है अगर कंपनी स्मॉल कैप है तो उसके पास डेट कितना है। ये भी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के पास डेट कितना है, क्योंकि डेट ये बताता है आपको, यानी कि कर्ज, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, क्योंकि कर्ज आपको ये बताएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेस में तो नहीं जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने कहा स्मॉल, अगर स्मॉल कैप का जो समझ लीजिए कोई कंपनी है वो मात्र यहाँ पे 14 करोड़ की है, मात्र 14 करोड़ की, लेकिन उसका जो यहाँ पे डेट यानी कि कर्ज, अगर उसने कर्ज यहाँ पे 50 करोड़ का भी लिया होगा तो आप बताएं क्या ये ज्यादा बड़ा कर्ज नहीं है। तो कंपनी तो छोटी सी लेकिन वो कर्ज इतने बड़े की ले रही है, तो हो सकता है ना इसका फाइनेंशियल स्ट्रेस कंपनी के ऊपर आ सकता है फ्यूचर में। मान लीजिए, अब बताइए कि ये दो चीज देख के तो आप डिसाइड करेंगे नहीं कि कंपनी अच्छी है या बुरी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक नंबर, हर एक रेशियोज को कनेक्ट करना होगा, तब आप जाके समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। जैसे मान लीजिए अब हमने इतना देख लिया, अब आप ये भी देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। ये भी चीजें बहुत मैटर करती है ना, कंपनी कितना कमा रही है। मान लीजिए कंपनी यहाँ पे सिर्फ मात्र 5 रुपया कमा रही है और उसका स्टॉक का पी, अब स्टॉक का जो पी है कितना है आप बताइए। मान लीजिए यहाँ पे इसका स्टॉक का पी यहाँ पे चल रहा है 110। आप सोच रहे हैं ये तो एक नॉर्मल सी स्टोरी हम बनाते रहे, नहीं, आपको बहुत सारे स्टॉक्स में ये सारी सिचुएशंस देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि वहां पे क्या हो रहा है, कंपनी कमा बहुत कम रही है, लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर्स है, यहाँ पे जो प्रमोटर्स है, यहाँ पे प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कमा इतना ही रही लेकिन मार्केट उसको रिवॉर्ड इतने का कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जा रहे हैं, और इन फ्यूचर ऐसे सिचुएशन में फंसता कौन है, एक रिटेलर्स है। जो रिटेलर ही इस सिचुएशन में फंस जाते हैं। जो नॉविस रिटेलर होता है, जिन्हें नहीं पता कि स्टॉक क्या होता है, उसके अंदर जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सारी चीजों को हम कैसे कनेक्ट करें और समझे, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो ऐसे स्टॉक्स में जाके वो फंस जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये सारी चीजों को एक चीज, या ये आपने देख लिया, हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कभी किसी एक चीज को देख के डिसीजन मत लीजिए कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा, ये इसके फंडामेंटल्स वीक है या स्ट्रांग। इसके लिए आपको हमेशा फाइनेंशियल्स जाके देखने चाहिए। फाइनेंशियल्स ही आपको बताएंगे कि ये स्ट्रांग है या फिर वीक। अब हम सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर हम बैलेंस शीट को देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, और उसके बाद हम रेशियोज के बारे में बात करेंगे। सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है और कैसे हमें बताती है कि यहाँ पे रेड फ्लैग है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अदर इनकम को देखते हैं। चीज को हम यहाँ पे हटाते हैं, रफ करते हैं, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अदर इनकम के बारे में
कि अदर इनकम यहाँ पे कैसे इस चीज को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल्स होते हैं ना वो कंपनी की समझ लीजिए रीड है, वो बता देते हैं आपको कि इस समय मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, क्या मैनेजमेंट इस समय अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है या नहीं, जो कि हमारा है अदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे हम, ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू सेल्स, रेवेन्यू को सेल्स भी बोलते हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो हर जगह आपको सेल्स देखने को मिलेगा, हर वेबसाइट पे, लेकिन सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने साल भर में कितना सेल किया। मान लीजिए उसका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कंपनी कैलकुलेटर बनाती है, अब ये उसका प्रोडक्ट है, अब उसने साल भर में इसको कितना बना के बेचा है और उसके अकाउंट में कितना पैसा आया है, यानी कि बुक में उन्होंने कितनी एंट्री की इस कैलकुलेटर को बेच के। तो मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे 100 करोड़ 100 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है कंपनी। अब वो क्या है, हर साल अगर आप देखेंगे कंपनी का धीरे धीरे कांस्टेंट इस चीज को बढ़ा रही है। मान लीजिए ये 2025 का था और 2026 में कंपनी का रेवेन्यू गिर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया है 70 करोड़, मतलब कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे गिर चुका है इतने से। अगर हम इसके एक्सपेंस को देखेंगे और कंपनी का जो यहाँ पे एक्सपेंस था वो यहाँ पे था 80 करोड़ का पूरा टोटल मिला के, और यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस यहाँ पे नहीं कम हो रहा, जिस तरह से इसका रेवेन्यू गिर रहा है लेकिन इसके एक्सपेंस ना गिर रहे हो, यानी कि यहाँ पे 90 करोड़ का हो गया हो। तो ये चीजें आपको साफ साफ क्या बता रही है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये रहा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने कैलकुलेटर बना के बेचा है, इसके जो भी खर्चे हुए, इसको रॉ मटेरियल वगैरह जो भी बना के, इसको रॉ मटेरियल करके और फिर अदर का एक्सपेंस, लोगों को सैलरी वगैरह देके सारे एक्सपेंस को कट करके इस जो इनका कोर बिजनेस है, जो प्रॉफिट आया, इधर कितना आया था 20 करोड़ का आया था और यहाँ माइनस 20 करोड़ है। मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे लॉस बुक किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इसका कोर बिजनेस था 20 करोड़ था और यहाँ पे नेगेटिव में चला गया है, यहाँ पे इनको होने लगा लॉस। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है। अभी हम बाद में मार्जिन के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चीज को आप ध्यान दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर कंपनी का यहाँ पे आ रहा है अदर इनकम, ये आ गया अदर इनकम। अब यहाँ पे अगर इनका जो अदर इनकम है, यहाँ पे जो इनका अदर इनकम है 50 करोड़ का, कंपनी का अदर इनकम 50 करोड़ का है, और 2026 में इनका जो अदर इनकम था यहाँ पे हो गया 100 करोड़ का। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दीजिए कि कंपनी की अदर इनकम देखिए किस तरह बढ़ रही है, यहाँ पे कैसे रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए अदर इनकम आ गया, फिर आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर यहाँ आ गया डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ पे आएगा टैक्स को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली पैट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कंपनी का, तो टैक्स भी ले लीजिए, टैक्स भी आ गया। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है कंपनी का 2025 में कितना इंटरेस्ट था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट था, अगर आप लेंगे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इनका इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 80 करोड़ ले लीजिए, और यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट है आप ले लीजिए 50 करोड़। ठीक है, अब इसका जो डेप्रिसिएशन है, अगर हम इसका डेप्रिसिएशन लेंगे तो 10 करोड़ लेते हैं, और इसका जो डेप्रिसिएशन है इसका भी हम लोग ले लेंगे 20 करोड़ ले लीजिए, और जो इसका टैक्स है आप ले लीजिए 5 करोड़, इसका भी ले लीजिए 5 करोड़। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए, देखिए 20 करोड़ इनको मुनाफा हुआ था, 50 करोड़ का अदर इनकम। आप देख रहे हो यहाँ पे सिचुएशन कैसे बदल रही है, यहाँ पे लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, लेकिन इनका अदर इनकम इधर क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। अब इससे क्या होता है, जो बॉटम लाइन है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है। अब समझ लिए अब कितना हो गया 70 करोड़, इसमें से 80 मतलब 10 यहाँ पे नेगेटिव में आ गई कंपनी पूरी तरह से। अब 10 और डेप्रिशिएट होगा, 5 करोड़ और डेप्रिशिएट होगा, कितना हो गया आप करके देखिए, कैलकुलेट करिए। देखिए 20 करोड़ का मुनाफा हुआ था, 50 करोड़ का इनका अदर इनकम है, मतलब 70 करोड़। यहाँ पे कितना हो गया 70 करोड़ का अभी तक ये प्रॉफिट में। अब 80 करोड़ का क्या हो गया इंटरेस्ट, मतलब जो इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है उसका इनको 80 करोड़ का यहाँ पे इनको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे 10 नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 10 है, 20 नेगेटिव, यहाँ 25, मतलब कंपनी यहाँ नेगेटिव में आ गई 25 करोड़। ठीक है, ये चीज चलिए यहाँ पे आप मान लीजिए, मतलब कंपनी का क्या हाल हो रहा है, ये सिचुएशन आपको क्या बता रही है यहाँ पे कि कंपनी ने 20 करोड़ का मुनाफा किया था, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज्यादा। इंटरेस्ट क्यों ज्यादा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे लोन ले रखा है, जो कि साफ साफ दिखा रहा है कंपनी उतना कमा नहीं पा रही जितना कि इनको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। ये भी एक रेड फ्लैग है कि कंपनी ने लोन तो ले रखा है लेकिन उस चीज को अगर भर नहीं पा रही है, ये तो कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा। अगर 2026 में देखें कंपनी तो पहले से नेगेटिव में, यानी कि उन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से
कुछ यहाँ पे कमाया ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव में था 20 करोड़। अब इसका अदर इनकम कितना है 100 करोड़ इसने यहाँ पे अर्न किया हुआ है। अब आप ये देखिए, ये जो इसका कंपनी का ये है कितना है इसका इंटरेस्ट, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट था 50 करोड़ का, ठीक है। अब इधर माइनस हो गया, कितना हो गया 50 करोड़ हो गया। और यहाँ पे जो इसका डेप्रिसिएशन था वो यहाँ पे 20 करोड़ का था, ठीक है। अब 100 में 50 गया, 50 करोड़ बचा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा, अब यहाँ पे सिर्फ 30 करोड़ बचेगा। और जो यहाँ पे टैक्स इनका लगा है 5 करोड़ का, अब इसमें से कितना है 25 करोड़, यहाँ पे कितना आ रहा है 25 करोड़। अब कंपनी यहाँ प्रॉफिट में आ गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब यहाँ पे कंपनी जाएगी बोलने, यानी कि अगर कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आ गई है तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब न्यूज में आएगा कि कंपनी ने इस साल मुनाफा किया हुआ है, कंपनी ने यहाँ पे पेट से जब वो पिछले साल 2025 से 2026 में आई तो इसने मुनाफा कर दिया, ठीक है। अब मुनाफा कर दिया कंपनी ने, तो ये तो कोई नहीं बता रहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नेगेटिव में था कंपनी का, कंपनी कमाई तो अदर इनकम से है, इसके वजह से ये प्रॉफिट में आई। वो इतना बोलेंगे कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट बुक किया है, यानी कि बॉटम लाइन, कंपनी का बॉटम लाइन जो है वो प्रॉफिट में है। और दूसरा जो बात है कि कंपनी दे रही है डिविडेंड, अब ये दो चीज, जो रिटेलर्स होते हैं, नॉविस रिटेलर्स, जिन्हें नहीं पता कि हमें ऊपर की भी चीजों को देखनी होती है, ऊपर से नीचे, लेकिन जब वो सारी चीजों को नहीं जानते, बस ये जो बॉटम लाइन के बारे में सुन के और ये डिविडेंड के बारे में सुन के वो क्या करते हैं, फट से ऐसे स्टॉक में जाके वो इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये एक रेड फ्लैग है, आप इस रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। आप देखिए कंपनी कहाँ से कमा रही है, कंपनी यहाँ से इनकम कर रही है या फिर यहाँ से इनकम कर रही है, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस तो ये है, कमाना तो इनको यहाँ से, तो यहाँ से इनकम आने का कोई मतलब नहीं होता, इनके कोर बिजनेस से ही पैसा आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट में ऐसे कौन से आइटम्स है जिसे आपको एकदम बारीकी से देखना चाहिए। वैसे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक भी आइटम्स को नहीं छोड़ना चाहिए, सबको एकदम बारीकी से एनालाइज करना चाहिए। अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको हर एक चीज को जाके पढ़ना चाहिए, हर एक आइटम्स को देखना चाहिए कि ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हर एक आइटम आपको एक नई स्टोरी बताएगा। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले देखेंगे रिजर्व्स को, ये है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स होता है जो कंपनी अपने पास पैसे रखती है, यानी कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, अगर डिविडेंड नहीं बांटती तो आपको रिजर्व बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन अगर कंपनी वही लॉस कर रही है तो भी आपको रिजर्व घटते हुए दिखेगा, यानी कि नेगेटिव में दिख सकते हैं। मान लीजिए कि 2025 में और 2026 को हम लोग ले लेते हैं, 2 ईयर ले लेते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे 150 करोड़ का है और 2026 में यहाँ पे घट गया है, यहाँ पे घट के वो हो गया है 80 करोड़ का। अब देखिए यहाँ पे 2-3 रीजन है रिजर्व के कम होने के। पहला होता है जब कंपनी प्रॉफिट ना बुक करके जब वो लॉस बुक करती है, जब उसका बॉटम लाइन नेगेटिव आता है तब यहाँ पे रिजर्व कम होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा फिक्स असेट भी होते हैं, डेप्रिसिएशन भी होता है, और यहाँ पे होता है कंपनी ने बोरोइंग किया हुआ है। रिजर्व के जस्ट नीचे आता है बोरोइंग, ये हो गया बोरोइंग, मतलब कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है। अगर आप देखें 2026 अगर 25 में हम देखें तो कंपनी की जो बोरोइंग थी यहाँ पे वो थी यहाँ पे 300 करोड़ की, ठीक है। और दूसरा 2026 में यहाँ पे इसकी बोरोइंग कम हो गई, कंपनी ने अपनी बोरोइंग यहाँ पे कम करके इन्होंने कर ली 280 करोड़, ठीक है। यहाँ पे 280 करोड़ का इन्होंने कर लिया अपनी बोरोइंग को। ऐसा क्यों? अब देखने वाले क्या सोचे, कंपनी ने तो यहाँ पे लोन कम कर दिया, यानी कि कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को कम कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कर्ज कम कैसे हो रहा है, क्या कंपनी ने अपने प्रॉफिट से अपने कर्ज को भरा है या फिर कंपनी ने अपने रिजर्व से पैसे निकाल के यहाँ पे कर्ज को कम किया हुआ है। देखिए ये भी सिचुएशन आ सकती है। और तीसरा एक और है, वो है फिक्स असेट। ये फिक्स असेट है, मान लीजिए 2025 में जो फिक्स असेट था यहाँ पर, अगर इनके पास जो थी अर्निंग, यहाँ पे फिक्स असेट इनका जो था वो था यहाँ पे 500 करोड़ का, और 2026 में जो इनका फिक्स असेट था वो घट के यहाँ पे 450 करोड़ का हो गया है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी की फिक्स असेट भी कम हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल करके वो अपने बोरोइंग्स को भर रही है।
अपने बोरोइंग्स को भरे। मतलब देख रहे हो यहाँ पे 2-3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कैसे आपको एनालाइज करना है, रेड फ्लैग को कैसे ढूंढना है। आपको जाके सारी चीजें ना एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना चाहिए। वहां पे उधर ना एक होता है नोट्स करके, वो ना बैलेंस शीट जो रहेगा उसके बगल में ऐसे लाइन रहेगी, इसमें नोट्स लिखा रहेगा। अब जब जाके रीड करेंगे तो सारी स्टोरी आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि कंपनी ने लोन कहाँ से भरा, कंपनी ने फिक्स एसेट क्यों सेल किया, कंपनी के रिजर्व्स कहाँ गए, ये सारी स्टोरी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप देखिए किस तरह यहाँ पे 2-3 रीजन हो सकते हैं एक ही आइटम्स के। देखिए ये भी हो सकता है रिजर्व इसलिए कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने बोरोइंग्स अपने लोन्स को यहाँ से कम किया, या फिर ये भी हो सकता है कंपनी ने अपने फिक्स एसेट को सेल करके अपने लोन को कम किया हुआ है। अब आप ये सोचिए, अभी सारी चीजों को कनेक्ट करिए आप। देखिए आपने देखा था कि कैसे हमने अदर इनकम में हमारा रेवेन्यू साल का कम आया था, तो ये भी हो सकता है। आप मान लीजिए कंपनी जब अपने फिक्स एसेट को सेल करेगी जिससे वो अपना कोर बिजनेस चला रही है, जिससे वो अपना कोर बिजनेस चला रही है, वो फिक्स एसेट को अगर वो सेल कर देगी तो वो बिजनेस कैसे करेगी और रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। यानी कंपनी को यहाँ पे तो कैपेक्स करना चाहिए। अगर वो कैपेक्स नहीं कर रही है तो अपने फिक्स एसेट को सेल करके वो अपने बोरोइंग को यहाँ पे खत्म करना चाहती है। तो आप सोचिए कंपनी जब यहाँ पे फिक्स एसेट को सेल कर रही है, वो कैपेक्स नहीं कर रही है, तो सोचिए आप ये कि इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ कैसे आएगी। जब रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आएगी तो फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से काफी ज्यादा लिंक होती है। अब यहाँ पे कुछ 1-2 आइटम्स और हैं जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है आपको पता है? जैसे कि अदर इनकम हमने देखा था 2026 में कितना था, 70 करोड़ था। अब मान लीजिए इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है 50 करोड़। 2026 का बात कर रहे हैं, 2026 में इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 25 करोड़। मतलब आप ये, इसका मतलब ये है कंपनी ने 70 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू तो बुक कर लिया, लेकिन उन्होंने बुक में लिखा अभी तक गले में उनके पैसे आए नहीं है। 70 करोड़ में से 50 करोड़ अभी आना बाकी है। मतलब अभी इन्होंने जो 7 करोड़ का दिखाया कि रेवेन्यू हमने इतना बुक किया हुआ है, तो ये हो सकता है यहाँ पे ट्रैप भी आप समझ सकते हैं। या तो फिर समझ लीजिए कंपनी यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रही है, मैनेजमेंट वो जहाँ पे अपने माल दे रही है वहां से पैसे जल्दी वो रिकवर नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, या तो कंपनी झूठ बोल रही है, इन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया हुआ है और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहे हैं कि 50 करोड़ अभी आना बाकी है। ये सारी चीजों को आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों पे अपनी पैनी नजर आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में कि कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको पता है? कैश फ्लो में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी जितना भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कमा रही है, क्या उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, क्या वो सामर्थ्य है मैनेजमेंट कि उस पैसे को कैश में कन्वर्ट करके वो अपने पास ले पाए। अगर ऐसा वो नहीं कर पा रही है, कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ये समझ लीजिए मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो यहाँ पे एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डीज के बारे में, यानी कि कंपनी जो माल अपना बेच रही है उसका पैसा उनको कितने दिन में मिल रहा है, और जब वो रॉ मटेरियल जहां से ले रही है उसको उस रॉ मटेरियल का कितने दिन में पैसा देना है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप ये डेटेड डीज को देखिए। डेटेड डीज का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, कंपनी ने कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट किया था। अब इसने ये कैलकुलेटर बना के होलसेलर को दे दिया, ठीक है, ये होलसेलर को दे दिया। अब इसका पैसा होलसेलर उसको यहाँ पे 190 डेज में दे रहा है। 190 डेज में इसका पैसा उसको मिलने वाला है। सोचिए 190 डेज, ठीक है, अभी बस इतना ही कि 190 डेज में मिलने वाला है। और यहाँ पे पेबल, यानी कि कंपनी ने जहां से इस कैलकुलेटर को बनाने का रॉ मटेरियल का उसने जहां से उठाया है माल, उसको उस इंसान को, उस कंपनी को उसको पैसा चाहिए मात्र यहाँ पे 50 डेज में। कितने डेज में? 50 डेज में। आप देख रहे कितना बड़ा यहाँ पर गैप है, कितना बड़ा गैप है। आपको पता है इससे भी बड़े बड़े गैप होते हैं जो कंपनी ने स्कैम करने वाली होती है। यही सारी चीजें आपको पकड़नी है, आपको जाके हर चीज को देखना है। और जो रेशियोज होते हैं आप हमेशा क्या करिए, पीयर्स कंपनी जो कि सेम कंपनी सेम बिजनेस करती हो उस कंपनी के साथ जाके आप कंपेयर करेंगे तो आपको और यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या बिजनेस इतने दिन का होता है, क्या सब इतने दिन की उधारी देते हैं कि बस मात्र यही कंपनी इतने दिन की उधारी दे रही है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 140 डेज का मतलब कंपनी अगर ये जो यहाँ से रॉ मटेरियल उठा रही है उसको अपने पॉकेट से पैसा दे रही है कि कंपनी को यहाँ पे देना होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका वर्किंग कैपिटल जो पूरी तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब हो जा रहा है। यानी इसको आगे कोई माल बनाना है, आगे जो काम करना है उसके लिए उसको अपने पास से पैसा लगाना होगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इसको तो पैसा देगा ही और बिजनेस चलाने के लिए भी उसको अपने पैसे लगाने होंगे। और आप देख रहे हैं इन्वेंटरी डेज लिखा हुआ है।
इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी जो माल बना रही है, जो कैलकुलेटर बना रही है, अभी ये कैलकुलेटर उसके पास कितना पड़ा हुआ है, यानी कितने डेज के लिए पड़ा हुआ है, ये चीज यहाँ पे पता चलती है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 डेज, मतलब 50 डेज का उसके पास माल पड़ा हुआ है, 50 डेज तक वो, और ये माल उसके पास रखा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुए, ये कैलकुलेटर्स अभी रखे हुए 50 डेज, और वो बेच सकता है, सेल कर सकता है बिना प्रोडक्शन किए, उसके पास माल पड़ा हुआ है। इन्वेंटरी का मतलब ये होता है। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, अब हम आगे बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होती है। ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कौन कौन होता है, प्रमोटर्स होते हैं, ये हो गए प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज, और लास्ट में आती है पब्लिक, और ये होता है नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर। मतलब ये जो पब्लिक और ये है, इसका ये मिश्रण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग मान लीजिए कि धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पे इसकी 75% है और धीरे धीरे कम होके ये 30% हो गई, और एफआईज और डीआईज तो स्टॉक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसका मतलब इधर आप एक सिचुएशन हम इधर बना रहे हैं कि यहाँ पे ये इंटरेस्टेड ही नहीं, और पब्लिक के पास यहाँ पे पूरे 70% होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर है 20 लाख। अब आप देखिए, अब आपको ये चीज क्या समझा रही है कि क्या ये स्टॉक घर घर नहीं बिक चुका है, क्या ये स्टॉक घर घर नहीं है, क्या ये स्टॉक साफ प्रमोटर्स ने रिटेलर्स को चिपका नहीं दिया है। ये एक ट्रैप होता है, जैसे कि रिटेलर्स हमेशा फंसते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन और भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये जो 30 शेयर्स प्रमोटर्स के हैं, ये भी इन्होंने क्या कर दिया, इसको गिरवी रख दिया है। क्या कर दिया, गिरवी रख दिया है, मतलब ये भी इन्होंने गिरवी रख दिया। कितना परसेंट रख दिया, 100%। यहाँ पे शो तो कर रहा है कि प्रमोटर्स के पास 30% है, लेकिन ये भी इन्होंने क्या कर दिया, गिरवी रख दिया है। आप सोचिए, जहाँ पे अगर इन्होंने पैसा लेने के लिए अपने स्टॉक को गिरवी रखा है, कल को अगर ये पैसा नहीं भर पाते, इंटरेस्ट नहीं भर पाते, तो डायरेक्ट आके मार्केट में सेलिंग करेंगे और स्टॉक प्राइस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइस नीचे गिर जाएंगे, और इसका डायरेक्टली किसको हर्जाना भरना पड़ेगा, रिटेलर्स को भरना पड़ेगा। ये साफ साफ चीजें यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। और जो मैनिपुलेशंस की बात हो रही है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पब्लिक के पास यहाँ पे मान लीजिए 70% है और यहाँ प्रमोटर्स के पास भी 30, लेकिन जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर है वो मात्र यहाँ पे मान लीजिए 5000 है बस। अब सोचिए, पब्लिक में नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर सिर्फ 5000, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कम पब्लिक के पास, रिटेलर्स के पास ये स्टॉक है, और सब एक छोटी सी जो ग्रुप है, उन्होंने ढेर सारे स्टॉक्स खरीद के वो बैठे हुए हैं और प्राइस को मैनिपुलेट करके ये प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ना ऐसे स्टॉक को, तो वहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, आप जानते हैं, आपको बस अपर सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ये जो छोटी सी जो ग्रुप है वो आपस में बाइंग सेलिंग करके प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। जब ये ऊपर जाती है तब पब्लिक के नजर में जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वहां से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस वहां से नीचे गिरने लगती है, क्योंकि ये सब जो 5000 प्रमोट, ये जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बैठे हैं वो निकलने लगते हैं, और फंसता कौन है, मात्र पब्लिक ऐसे स्टॉक्स में आके फंस जाते हैं। ये जो ट्रैप पूरा होता है ना, ये रिटेलर्स के लिए ही बनाया जाता है ताकि इनके पैसे डूब जाए और ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पैसे यहाँ पे बन जाए। अगर आप स्टॉक्स को और ज्यादा एनालाइज करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो भी था ये क्वांटिटेटिव एनालाइज था, अब आपको क्वालिटेटिव एनालाइज भी करना चाहिए कंपनीज को, जैसे कि आपको जाके उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने चाहिए, और अर्निंग्स कॉल जो आती है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल आती है हर क्वार्टरली, आपको जाके वो भी पढ़ना चाहिए। वो क्या होता है, वो एकदम आपके लिए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि मैनेजमेंट से बोली वाणी आपके कानों में पड़ती है, जो कि आपको क्लियरली बताती है कि मैनेजमेंट का जो माइंडसेट है वो क्या है, क्या इस समय मैनेजमेंट कैपेक्स करने के मूड में है, ग्रोथ करने के मूड में, क्या वो अपने बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट है, वो क्या चीजें बता रहा है, कैपेक्स जो कर रहा है वो कब हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो भी चीज उन्होंने कैपेक्स करी है वो कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मिल जाएगा, जिससे कि आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये बिजनेस आगे ग्रो कर पाएगा कि नहीं। और आपको तो एनुअल रिपोर्ट तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। क्या होता है, जब किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं तो आप समझ पाते हैं कि उस कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या ग्रोथ है, क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है उसको ग्रो करने के लिए कि नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप जो रिपोर्ट ब्रोकर्स यहाँ पे डालते हैं, वो जो पब्लिश करते हैं, उसको जाके पढ़िए। आप उससे डिसीजन बिल्कुल मत लेना
कि वो उससे हम स्टॉक बाय करें या सेल, क्योंकि जो होते हैं सेलर साइड होते हैं वो हमेशा वहां पे उनको आपको वहां पे बाइंग के कॉल मिलेंगे, लेकिन आपको उस चीज को अवॉइड करना है, आपको उसको पढ़ना है, आपको देखना है कि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या बन रहा है, कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है, कैसे यहाँ पे स्टोरी बनाई जाती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकता है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंपनीज के बारे में, सबसे पहले आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए क्या हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या देखना है, मैनेजमेंट को देखना है, आपको देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठा है, हर एक कमिटीज को आपको देखना है कि जो चेयरपर्सन है क्या वो हर जगह जाके बैठा है, हर एक कमिटी में बैठा है, ऑडिट कमिटी में तो नहीं बैठा है, या आपको सारे कमिटीज को एकदम छान लेना है, आपको देखना है क्या यहाँ पे अटेंडेंस पूरा है, जो भी यहाँ पे जो मेन पर्सन है वो किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है, मैनेजमेंट को आपको पूरी तरह से एनालाइज करना है, आपको देखना है मैनेजमेंट के अंदर कोई रेड फ्लैग तो नहीं, कहीं वो उसका पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिकल कनेक्शन वाले स्टॉक हमेशा आपको गिरते हुए मिलेंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि कुछ भी अगर उधर सिचुएशन खराब होती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक बात और है, अगर आप भी एक स्टॉक ऐसा एनालाइज करिए जिसमें ये सारे रेड फ्लैग्स हो, और उस कंपनी का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा।